हेलो स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको फॉर्मेट सब बता दिए, समझा भी दिए थे कि ये हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, प्लस डिडक्शन भी आपको बताया था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए ये लास्ट क्लास में पूरा फॉर्मेट आपको समझा दिए थे। तो फॉर्मेट में क्या था कि पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में निकालने के लिए आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये आपको लास्ट क्लास में समझा दिए। उसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आता है और नेट एनुअल वैल्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन ये दोनों माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर लेट आउट पोर्शन के लिए निकला है। किसके लिए निकला? फॉर लेट आउट पोर्शन। और फिर दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्युपाइड। तीन तरह का प्रॉपर्टी आपको बताए थे। लेट आउट है, पार्टली यूज फॉर, पहले तो सीधे रेंटल प्रॉपर्टी है, दूसरा पार्टली यूज फॉर रेंटल और रेसिडेंटल, और तीसरा है सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन के लिए। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन के लिए निकालने के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होता है और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी लास्ट क्लास में आपको हम बता दिए थे और आज इसको फिर इसका रूल्स को आज थोड़ा लिखा भी देंगे। एक बार और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में समझ लीजिए। अगर रेंटल प्रॉपर्टी के लिए आप लोन लिए हैं, लोन किस लिए लेते हैं? परचेजिंग के लिए, कंस्ट्रक्टिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्टिंग के लिए और फॉर रिपेयर्स के लिए। परचेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयर्स, इसके लिए हम लोन लेते हैं। माने घर खरीदने के लिए, बनाने के लिए, रिपेयर के लिए, पुनर्निर्माण के लिए। इसका हिंदी में ये मतलब हुआ हम लोन लेते हैं। तो रेंटल प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लिमिटेशन नहीं है। फुल्ली अमाउंट विल बी डिडक्टेड, पूरा का पूरा अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन जब सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन के लिए आप लोन लेते हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन में नेट एनुअल वैल्यू नील होता है और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें दो है, एक 30,000 आपको मिलता है और एक 2 लाख का मिलता है। 30,000 कब मिलेगा? जब आप परचेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग और रिपेयर्स के लिए लोन लिए हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन होगा 30,000, लेकिन ये लोन जो होगा वो बिफोर 31 मार्च 99 होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च 99 के पहले का लोन होना चाहिए। और ये चार कंडीशन के लिए अगर आप लिए हैं तो 30,000 और जितना लोन आप इंटरेस्ट ऑन लोन जितना पे किए हैं दोनों में जो लोअर होगा वो डिडक्ट होता है, यानी कि मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर 31 मार्च 99 के बाद अगर लिए हैं तो ओनली रिपेयर्स के लिए 30,000 मिलेगा, ओनली फॉर रिपेयर्स के लिए। अब घर है, अब मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख किस लिए आएगा? तो 2 लाख जो है आफ्टर 31 मार्च 99 के बाद अगर आप लोन लिए हैं, आफ्टर 31 मार्च 99 के बाद आप अगर लोन लिए हैं, 31 मार्च 1999 के बाद अगर आप लोन लेते हैं फॉर परचेजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग के लिए, यानी कि खरीदने और बनाने के लिए अगर आप लोन लिए हैं 31 मार्च 99 के बाद, 99 के बाद, तो मैक्सिमम डिडक्शन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का 2 लाख। यानी घर खरीदने बनाने के लिए आप हेवी अमाउंट लोन लिए तो उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा ना, तो 2 लाख तक आपको डिडक्शन जो है आपको इससे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा क्योंकि इसमें एनुअल वैल्यू जो है नील होता है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी आपको पहले भी हम बता चुके हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 30% फिक्स लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन 2 माइनस होगा। रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन है वो सारा डिडक्ट हो जाएगा। तो इसका ये तो आपको समझा दिए, जो ये समझाए हैं इसी को आप एक बार लिख भी लीजिए तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार लिख लीजिए इसको। सबसे पहले लिखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन डैश करके लिखिए, दिस डिडक्शन इज कंपल्सरी
given at the time of this deduction is compulsory given at the time of computing taxable income from house property. No other deduction relating to expenses of property will be allowed. This deduction is compulsory given at the time of computing taxable income from house property. Dash कीजिए, no other deduction relating to expenses of property will be allowed. Standard deduction will remain fixed at the rate of 30% of net annual value. Standard deduction will remain fixed at the rate of 30% of net annual value. अब फिर आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखिए. पहले लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी. सेकंड में इसका डिडक्शन है. पहला लिख दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया. सेकंड में लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी. डैश करके लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेजिंग, कॉमा दीजिए कंस्ट्रक्टिंग, परचेजिंग कॉमा दीजिए कंस्ट्रक्टिंग, फिर कॉमा दीजिए रिकंस्ट्रक्टिंग, रिनोवेटिंग, फिर कॉमा दीजिए रिनोवेटिंग और रिपेयरिंग द हाउस प्रॉपर्टी is an allowable deduction. Full stop. The deduction is allowed on accrual basis. The deduction is allowed on accrual basis. The deduction is allowed on accrual basis. Rules regarding this deduction may be explained as follow. इसको एक बार और मिला लीजिए. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी. डैश करके लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कॉमा दीजिए टेकन फॉर परचेजिंग, फिर कॉमा दीजिए कंस्ट्रक्टिंग, अगेन कॉमा दीजिए रिकंस्ट्रक्टिंग, अगेन कॉमा दीजिए रिनोवेटिंग और रिपेयरिंग the house property is an allowable deduction. Full stop. This deduction is allowed on accrual basis. Rule regarding this deduction may be explained as follow. अब may be as follow लिख के A नंबर दीजिए. In relation to let out house property, लेट आउट के लिए आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन है. इन रिलेशन टू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी द होल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एज डिडक्शन. आपको पहले भी हम बार समझा चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आप लोन लिए हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं तो फुली डिडक्शन आपको मिल जाएगा. फुली अमाउंट विल बी डिडक्टेड. In relation to let out house property, the whole amount of interest on loan will be allowed as deduction. पूरा amount आपको deduction मिलेगा. Full stop. There is no limit prescribed in the Income Tax Act for such interest on loan. There is no limit prescribed in the Income Tax Act for such interest on loan. इसमें आपको बताया कि कोई इसमें लिमिट नहीं होगा. आपको पहले भी समझा चुके हैं कि जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट रहेगा, आप जो लोन लिए हैं उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट दिए हैं तो जितना भी इंटरेस्ट आपका है वो सारा का सारा आपको डिडक्शन में मिल जाएगा. किसमें? लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, यानी हाउस कंप्लीटली यूज्ड फॉर लेट आउट या लेट आउट पोर्शन आपका है उसके लिए. अब फिर ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन लेट आउट के लिए. अब सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए मेन रूल्स है वो लिखिए. अब लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हेडिंग है. हेडिंग में लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी. डैश कीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी. डैश कीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट ऑन लोन द इनकम एक्ट प्रोवाइड्स लिमिट which are as follow. In respect of such interest on loan, कॉमा दीजिए,
द इनकम एक्ट प्रोवाइड्स लिमिट विच आर एज फॉलो। फर्स्ट में लिखिए डिडक्शन अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹30,000। 30,000 आपको बताया था कि मैक्सिमम लिमिट होगा। डिडक्शन अप टू मैक्सिमम लिमिट ₹30,000, थोड़ा डैश करके फिर लिखिए मैक्सिमम लिमिट अप टू 30,000 will be allowed as deduction in the following condition, is deduction in the following condition। किस कंडीशन में 30,000 का डिडक्शन मिलेगा वो लिख लीजिए। ए नंबर दीजिए, इफ द लोन इज टेकन बिफोर फर्स्ट, if the loan is taken before 31st March 99, if the loan is taken before 31st March 99 for the purchasing, comma दीजिए constructing, again comma दीजिए reconstructing, फिर comma दीजिए repairing और comma दीजिए renovating, रिपेयरिंग कॉमा देखिए रिनोवेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ये आप 31 मार्च 99 के पहले अगर लोन लिए हैं तो कंस्ट्रक्टिंग रिकंस्ट्रक्टिंग ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। रिनोवेटिंग रिपेयरिंग के लिए 30,000 का मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर बी नंबर लिखिए, बी इफ द लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर, if the loan is taken on or after 1st April 99, ये सॉरी 31st March 99 लिखिए, 31st March 99 for repairing or renovating, मतलब only रिपेयर के लिए आपको मिलेगा अगर 99 के बाद है, repairing or renovating the house property। अगर 31st March 99 के बाद है तो only repairing के लिए और renovating के लिए आपको 30,000 का मिलेगा। बिफोर और आफ्टर में 30,000 का कैसे मिलेगा वो आपको लिखा दिया। If the loan is taken on or after 1st April 31st March 99 और you can say 1st April 99 भी आप उसको बोल सकते हैं। 31st March 99 और 1st April 99 आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कॉमा दीजिए for repairing or renovating the house property। ये 30,000 के लिए रूल्स हो गया। अब 2 लाख का डिडक्शन कैसे मिलेगा वो आप थोड़ा देर पहले आपको हम समझाए भी थे, अब आप उसको लिख लीजिए। ये 2 लाख का डिडक्शन जो है ये सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन और 30,000 का जो है ये सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन के लिए आपको दिखा रहे हैं। रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्शन मिलेगा। तो लिखिए डिडक्शन अप टू ₹2 लाख। अब लिखिए डिडक्शन अप टू ₹2 लाख, डैश करके लिखिए मैक्सिमम लिमिट अप टू 2 लाख will be allowed, maximum limit up to 2 lakh will be allowed as deduction in the following condition, in the following condition। फर्स्ट नंबर में लिखिए if the loan is taken on or after, if the loan is taken on or after 31st March 99, 31st March 99, if the loan is taken on or after 31st March 99, ये ए नंबर में हुआ। फिर बी नंबर में लिखिए if the loan is taken for purchasing और कंस्ट्रक्टिंग, परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग के लिए उन्होंने होना चाहिए, रिपेयरिंग के लिए नहीं होगा और रिकंस्ट्रक्टिंग के लिए भी नहीं है। ये बात को याद रखिएगा, ओनली परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग के लिए 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। रिकंस्ट्रक्टिंग और रिपेयरिंग के लिए 2 लाख का डिडक्शन नहीं है। ये बात को आप ध्यान में बैठा के रखना है आपको। तो लिखिए इफ द लोन इज टेकन फॉर परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग with capital borrowed after 31st March 99, 31st March 99, comma दीजिए the deduction on account of interest shall be allowed up to ₹2 lakhs, comma दीजिए the acquisition or construction should be completed with 5 years from the end of financial year in which capital was borrowed. The acquisition or construction should be completed within 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed। 5 years में जो आप कैपिटल को जो आप लोन लिए हैं जो अमाउंट उसको आपको यूज कर लेना चाहिए। किसमें? कंस्ट्रक्टिंग में
और परचेजिंग के लिए, तभी 2 लाख का डिडक्शन होगा। आप लोन लिए और लोन को यूज अगर नहीं किए आप 5 लाख में, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप डिडक्शन ले लिए हैं तो डिडक्शन फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब 2 लाख का लोन लेंगे तो वो परचेजिंग के लिए और कंस्ट्रक्टिंग के लिए होगा, और जो 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन लेंगे वो परचेजिंग के लिए और कंस्ट्रक्टिंग के लिए होगा। लेकिन जो लोन का अमाउंट है, नॉट इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का जो अमाउंट है वो 5 इयर्स तक में, जो फाइनेंशियल ईयर से बना रहे हैं उसमें, उसके 5 इयर्स तक में आपको यूज कर लेना होगा। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो फिर डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। तो ये बी नंबर को मिला लीजिए एक बार। If the loan is taken for purchasing or constructing within capital borrowed after 31st March 99, comma this is the deduction on account of interest shall be allowed up to rupees 2 lakhs, comma the acquisition or construction should be completed with 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed। तो आपका इसमें जितना भी डिडक्शन था वो हम आपको बता दिए हाउस प्रॉपर्टी में, और कोई भी डिडक्शन नहीं है, बस इतना ही आपका डिडक्शन है। तो ये आपका रूल्स जो है पूरा कंप्लीटेड हो गया। आपको ये रूल्स इसलिए भी लिखा दिए क्योंकि एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन में रूल्स के बारे में भी पूछता है। तो जब रूल्स के बारे में पूछता है तो आपको समझा दिए, वो अपने भी आप समझ के लिख सकते हैं, और अगर आप अपने नहीं लिख सकते हैं तो जो लिखाए हैं फिर उसको आप पढ़ के लिखिए। ऐसे आप समझ लिए हैं तो भी आप लिख सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आप देखिए, इसमें नया चीज थोड़ा आपको बता रहे हैं, डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू। इसमें एनुअल वैल्यू आपको निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रेंट दिया है 1 लाख, हाउस लेट आउट दिया है 10,000 पर मंथ, हाउस टैक्स पेड बाय ऑनर रुपीज 9,000, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, इसका 9,000 हो गया। ये टैक्स पेड किए आप, म्युनिसिपल वैल्यू का 10%। तो इसमें आप चाहे तो म्युनिसिपल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकलेगा? 10% आप टैक्स दिए हैं तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 100 है। देयरफॉर 1 के लिए 100/10, देयरफॉर 9,000 के लिए तो 100/10 इंटू 9,000 करेंगे तो 90,000 आ जाएगा आपका म्युनिसिपल वैल्यू। 90,000 आपका आ जाएगा क्या? म्युनिसिपल वैल्यू। तो 90,000 का 10% निकालेंगे तो 9,000 होगा। 10% अगर आप म्युनिसिपल टैक्स दिए हैं तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना होगा? 100 होगा। अगर आप 10% टैक्स दिए हैं तो म्युनिसिपल वैल्यू 100 होगा। देयरफॉर 1 के लिए 100/10, देयरफॉर 9,000 के लिए देयरफॉर 100/10 इंटू 9,000, तो ये कट गया तो ये हो जाएगा 90,000। ये क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल वैल्यू। अब ये 90,000 का 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9,000। ये वर्किंग नोट हो गया एक तरह से, ये समझा दिया आपको हम। तो 90,000 का 10% क्या हो गया? 9,000 हो गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 9,000 हो गया आपका म्युनिसिपल टैक्स या हाउस टैक्स। फिर इसमें 2 कंडीशन में आपको बोल रहा बनाने के लिए, हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ और 3 मंथ्स का वैकेंट है। तो देखिए आपको एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कंपटीशन ऑफ एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू आपको निकालने के लिए सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं और उसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो एनुअल वैल्यू आएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में देखिए एक्चुअल रेंट फॉर 11 मंथ। 11 मंथ मतलब क्या? 1 मंथ यहां पर वैकेंट है। देखिए ये 1 मंथ वैकेंट है। तो 1 मंथ वैकेंट है तो रेंट हमको कितना, रेंट रिसीव कितना होगा? देखिए यहाँ हाउस लेट आउट 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 11, 10,000 इंटू 11 कितना होगा? 1,10,000 होगा। और एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो ग्रेटर होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट होता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू तो 90,000 है, फेयर रेंट इसमें दिया नहीं है, वो दोनों का ग्रेटर जो है एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख दे दिया है। तो 1 लाख हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। आए बात समझ में? देखिए यहां पर नीचे में इसको लिखा है 1 लाख हो गया एक्सपेक्टेड रेंट और रेंटल वैल्यू हो गया 1,10,000। तो दोनों में कौन ग्रेटर है? 1,10,000। यहां पर रेंट रिसीव ज्यादा है 1,10,000, तो ये 1,10,000 हम ले लेंगे यहां पर। एक बात और याद रखिएगा, रूल्स इसमें एक नया रूल्स ये है, जब वैकेंट रहेगा
तो रेंट रिसीव से हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं। जब भी अगर घर वैकेंट है और वैकेंट के दरमियान अगर कुछ काम नहीं हो रहा उसमें, यानी कि वो ओनली पूरा का पूरा अगर वैकेंट है, माने उसमें कोई अदर वर्क नहीं हो रहा है, तो रेंट रिसीव से ज्यादा हमको नहीं लेना है। ये रूल्स आप याद रखिएगा। तो यहां पर रेंट रिसीव 1,10,000 है और ये 1 लाख है, तो रेंट रिसीव तो दोनों में ग्रेटर ही हो गया, तो 1,10,000 ले लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और म्यूनिसिपल टैक्स कितना है 9,000 यहां दिया हुआ है, तो इसमें माइनस किया तो 1,01,000 हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये एनुअल वैल्यू हो गया या नेट एनुअल वैल्यू। ये 1,01,000 क्या हो गया एनुअल वैल्यू। एक बात खाली इसमें याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है म्यूनिसिपल वैल्यू 90,000 और फेयर रेंट इसमें नहीं दिया है, दोनों का जो ग्रेटर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है। एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव यहां पर अभी लिख भी दिए हैं। एक्सपेक्टेड रेंट यहां पर देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख है और रेंट रिसीव 1,10,000 है, तो रेंट रिसीव तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो दोनों में जो ग्रेटर हो गया वो आप ले लिए, और म्यूनिसिपल टैक्स 9,000 माइनस कर दिए, तो 1,01,000 हो गया एनुअल वैल्यू। अब यहां पर देखिए सेकंड कंडीशन, ये आपको समझ, इसमें रूल्स फॉलो होगा। क्या रूल्स फॉलो होगा, देखिए इसमें 3 मंथ वैकेंट है, इसमें देखिए 3 मंथ्स वैकेंट है। हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ 3 मंथ, 1 मंथ तो हो गया, अब 3 मंथ्स का देखिए। तो यहां पर देखिए कंपोजिशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, तो एक्चुअल रेंट या 3 मंथ्स वैकेंट है तो 9 मंथ लेंगे, तो 9 मंथ कैसे आएगा 10,000 इंटू 9 90,000, और एक्सपेक्टेड रेंट जो है यहां नीचे में देख लीजिए, यहां पर यहां नीचे में देखिए रेंट रिसीव 90,000 और एक्सपेक्टेड रेंट कितना दिया हुआ 1 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है कि म्यूनिसिपल वैल्यू जो 90,000 है और फेयर रेंट दोनों का ग्रेटर बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट और रेंटल वैल्यू सॉरी दोनों में जो ग्रेटर होता वो हम लेते हैं, लेकिन यहां पर हम ग्रेटर क्या है 1 लाख है, लेकिन हम देखिए यहां पर 90,000 दिए हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्यों लिए हैं, क्योंकि जब घर वैकेंट होगा, यहां घर 3 मंथ्स का वैकेंट है, देखिए यहां घर जो है 3 मंथ्स का वैकेंट है, तो वैकेंट के दरमियान में रेंट रिसीव से ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तो रेंट रिसीव आपका 90,000 है, ये रेंट रिसीव है देखिए यहां पर 90,000 और एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख, ऐसे जो ग्रेटर होता वो लेते हैं। लेकिन जब वैकेंट रहेगा, जब घर वैकेंट रहेगा, तो रेंट रिसीव से ज्यादा हम नहीं ले रेंट रिसीव से ज्यादा हमको नहीं लेना है। इस रूल्स को याद रखना है आपको, इसी रूल्स को बताने के लिए ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ये 2 कंडीशन आपको बताएं, ये मेन रूल्स है, नहीं तो फिर शुरू में गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर 1 नंबर ही आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना लिए 90,000, इसमें ग्रेटर फॉलो नहीं होगा क्योंकि रेंट रिसीव कम है। अभी उसके पहले एक कंडीशन में रेंट रिसीव जाता था, इसलिए वो समझ लीजिए तो ग्रेटर ही हो गया, वो दोनों में ग्रेटर रेंट रिसीव है इसलिए उसको ले लिए। लेकिन यहां पर ग्रेटर हो रहा एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट लेकिन ड्यू टू वैकेंट 3 मंथ वैकेंट है, रेंट रिसीव है 90,000, तो जब वैकेंट रहेगा तो वो रूल फॉलो नहीं होगा, रेंट रिसीव से ज्यादा नहीं लेना है, माने ग्रेटर वाला रूल को फॉलो नहीं करना है। इसमें विच इज ग्रेटर करते हैं ना, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव, तीनों में जो ग्रेटर होता है वही लेते हैं, लेकिन इसमें ग्रेटर को नहीं लेना है। और एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों में जो ग्रेटर होता है उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, ये बात क्यों याद रखिएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट इसमें डायरेक्ट दे दिया है, यानी कि जो म्यूनिसिपल वैल्यू 90,000 और फेयर रेंट दोनों में ग्रेटर डायरेक्ट दे दिया है, और ये 90,000 है रेंट रिसीव, रेंटल वैल्यू मतलब रेंट रिसीव हो गया, तो यहां पर ग्रेटर फॉलो नहीं होगा क्योंकि 3 मंथ का वैकेंट था। तो इसलिए एक्चुअल रेंट फॉर 9 मंथ्स 90,000 इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख ड्यू टू वैकेंसी, देखिए यहां पर वैकेंसी लिखे हैं, देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम 90,000 लिए और म्यूनिसिपल टैक्स जो पहले दिया था 9,000 वो माइनस किए, तो 81,000 हो गया एनुअल वैल्यू। ये एनुअल वैल्यू निकालना था आपको, मेन रूल्स जो है ये था आपका मेन रूल्स जो अभी आपको बताएं, ग्रेटर वो फॉलो नहीं हुआ है। तो ये आपका ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन अगर एक गड़बड़ अगर ये नहीं समझिएगा तो सीधे आप गलती कर दीजिए, क्योंकि आप तो ग्रेटर ले लीजिएगा, आप तो गलत कर दीजिएगा, और शुरू में अगर गलत हो जाएगा तो फिर मार्क्स आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शुरू में ही गड़बड़ हो गया इसमें। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको
जो नया चीज था वो हम आपको बता चुके। ये ए नंबर है, पहला कंडीशन में था, और उधर बी और उस तरफ बी नंबर था, ये सेकंड कंडीशन था। तो इसमें नया चीज जो था वो हम आपको बता दिए। आपका डिडक्शन जो है इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों आपको हम बता दिए हैं। लास्ट क्लास में भी हम लगातार आपको ये रूल समझा रहे हैं। अब आपको रूल्स तो एकदम याद हो जाना चाहिए, बगैर पढ़े भी आपको रूल्स समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अब इसके और जो नया नया सब प्रैक्टिकल आएगा वो हम आपको स्टार्ट करेंगे। तो आप प्लीज क्लास में रेगुलर रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। जो क्वेश्चन है उसको लिख के फिर कॉपी में बनाइए। जो आपको फोटो लिया गया है उसमें पूरा क्वेश्चन के साथ, अभी 2 क्लास से हम आपको क्वेश्चन के साथ आंसर नीचे बता रहे हैं, तो वो वीडियो में पूरा आपका आ रहा होगा। तो वो आप पहले वो क्वेश्चन को आप अपना कॉपी में लिख के फिर जैसे जैसे हम समझा रहे हैं आप उसको बनाइए, तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ संभव नहीं है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।